हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। और क्लास क्या, आप ये मान लीजिए कि आपके जो पेपर्स थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको साथ लेकर हम आपकी क्लासेस चला रहे हैं आपके लिए। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो उसमें से 90% के करीब आपका कवर्ड हो जाएगा, आपका सिलेबस भी। तो वही से पूछा जाता है, उसके एक्स्ट्रा आपसे पूछना, ये मान लीजिए कि सिलेबस में से ही 90% आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लगभग 90% यहाँ सिलेबस में से ही आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, सीटेट उन्हीं को रिपीट करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलिए सर, ठीक। चलिए, तो अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं और किस प्रकार के सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, 25 जनवरी 2023 का है पेपर और 9:30 पे इसकी टाइमिंग भी दे रखी है। तो ये 25 जनवरी 2023 का पेपर, ये इसी साल का पेपर है। हर साल पेपर आते रहते हैं, तो इनका बेनिफिट आप लोग उठाइएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बताइए, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या होगा? इनमें से भागना, पकड़ना, भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या निचोड़ना, रनिंग, ग्रेस्पिंग, स्क्रिबलिंग, स्क्वीजिंग। आप में इनमें से कौन सा होगा जो ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होगा? देखिए, सीधा सीधा समझिए, दो प्रकार की स्किल्स होती हैं। एक होती है एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, इसको समझ लीजिए। और एक होती है फाइन मोटर स्किल। क्या होती है? फाइन मोटर स्किल। इस पर आपका पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। और ये क्वेश्चन छपता ही छपता है हर बार। हर पेपर में एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर डाल दिया जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर। क्लियर है? अगर हम ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें तो इसको आप क्या बोलोगे? स्थूल स्थूल गतिक कौशल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्थूल गतिक कौशल इसको कहा जाता है। और इसे कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक। तो एक को कहा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स को कहा जाता है स्थूल गतिक कौशल, और फाइन मोटर स्किल्स को कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर क्या है? मसल्स का प्रयोग ज्यादा होता है। क्या है? लार्ज मसल्स जो आपकी होती हैं, लार्ज मसल्स, इनका प्रयोग होगा। और इनके अंदर स्मॉल मसल्स का ही यूज हो जाएगा। किसका? स्मॉल मसल्स का ही यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें भागने की, रनिंग की बात करें, रनिंग की बात करें, दौड़ने की बात करें, किसकी बात करें? दौड़ने की अगर हम बात करते हैं, भागने की बात करते हैं, जंपिंग की बात करते हैं, जंप करने की, छलांग लगाने वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पर आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी काम आती है, जो कि आपकी स्थूल गत्यात्मक कौशल आपका काम आता है। बाकी पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना, ये सभी किसके हिस्सा होते हैं? ये सभी फाइन मोटर स्किल्स के हिस्सा होते हैं। इसमें ज्यादातर जो यूज होता है वो आपका आई का, आंख का, और जो आपकी फिंगर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आर्म्स का यूज होता है, यानी कि आपकी भुजाओं का, आपके पैरों की छलांग, पैरों का यूज ज़्यादा होता है किसके अंदर? ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर। तो इसमें से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फास्टली लगाएंगे आज, क्योंकि आज हमको
इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है ये बोर्ड का सिस्टम। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता, संपर्क सिद्धांत, बहिष्कार का सिद्धांत। ये तो काफी अच्छा सवाल है भाई। चलिए, सेफेलोकोडल प्रॉक्सिमोडिस्टल, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे रखना था, इंग्लिश में आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे नहीं तो। देखिए, दो तरह के यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई है, एक की गई है सेफेलोकोडल की और एक की गई है प्रॉक्सिमोडिस्टल की। मैं इन दोनों के बारे में आपको समझा देता हूँ, सेफेलोकोडल क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल डेवलपमेंट, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक होता है सेफेलोकोडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो दो प्रकार के यहाँ पर बात की जाती है। सेफेलोकोडल की बात की जाए तो ये हेड टू टो, जब सिर से पैर की ओर विकास होता है, जब सिर से पैर की ओर विकास होता है तो हम किसका यूज करते हैं? सिर से पैर की ओर। ये होता है आपका सेफेलोकोडल होता है, डेवलपमेंट होता है, जो कि सिर से पैर की ओर आपका विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो ये सेंटर से आउटवर्ड्स होता है, आउटवर्ड्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है, हर पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है सेफेलोकोडल के ऊपर पूछा जाएगा या प्रॉक्सिमोडिस्टल के ऊपर पूछा जाएगा। इसकी बात करें तो ये जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक, लंबवत जिसको हम बोल सकते हैं, लंबवत इसको हम कह सकते हैं। ठीक, सेफेलोकोडल जो होगा वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल होगा, हेड टू टो होगा, सिर से पैर की ओर बात करेंगे। प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो सेंटर से आउटवर्ड्स होगा। कैसा होगा? सेंटर से आउटवर्ड्स होगा। अब यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं, सेफेलोकोडल, प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। बाकी इन दोनों का तो कोई मतलब है ही नहीं। पारस्परिकता, संपर्क का सिद्धांत नहीं होगा, बहिष्कार का सिद्धांत नहीं होगा। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? पहले बच्चा पेन पकड़ना सीखता है, क्या पकड़ना सीखता है? पेन। फिर उसके बाद क्या पकड़ना सीखता है? गिलास पकड़ना सीखता है। यानी कि वो पेन पकड़ना सीखने से पहले क्या है? ग्लास पकड़ना, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को पहले पकड़ता है, उसके बाद वो छोटी चीजों की बात चलेगी। तो पेन को पहले नहीं पकड़ पाता है, गिलास को पहले पकड़ लेता है। पेन को पहले नहीं पकड़ पाता है, ग्लास को पहले पकड़ लेता है। यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है अभी कैसा है? अधोगामी है, यानी कि शीर्षगामी उसका नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रेन? छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, इसका जवाब आपको लोगों को देना है। देखिए, दो प्रकार की एजेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी एजेंसी, और एक होती है सेकेंडरी एजेंसी। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बोलते हैं प्राथमिक और इसे बोलते हैं द्वितीयक या गौण बोलते हैं, द्वितीयक या गौण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्राइमरी एजेंसी जो होती है, प्राइमरी एजेंसी के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो परिवार की बात करेंगे। बच्चे का जो विकास होगा वो परिवार से होगा, या फिर हम आस पड़ोस भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आस पड़ोस के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। सेकेंड एजेंसी के लिए हम स्कूल की बात करते हैं, या फिर हम मीडिया की बात करते हैं, या फिर हम एटमॉस्फेयर में जो भी बाहर है उसकी बात करेंगे। जो बाहर के मतलब टीवी, चलचित्र वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बच्चे का जो विकास होता है वो दो तरीके से होता है। पहला है प्राइमरी एजेंसी, प्राथमिक समाजीकरण के या प्राथमिक संस्था।
दूसरी है द्वितीयक संस्था या द्वितीयक समाजीकरण के थ्रू। ठीक, तो प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाओं में आपने देखा और आपने उससे पूछा था प्राथमिक संस्थाएं हैं, तो प्राथमिक संस्थाओं के बारे में अगर आपसे पूछा है तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, आस पड़ोस ठीक है, मुद्रक संचार ये सेकेंडरी एजुकेशन एजेंसी का पार्ट हो जाएगा, विद्यालय सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट है, कानून भी सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट है, सामाजिक नीति सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट है, धर्म भी सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट है। परिवार और आस पड़ोस जब भी आपको आंसर में दिख जाए परिवार, फैमिली प्राइमरी एजेंसी का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? फैमिली प्राइमरी एजेंसी का पार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन थिंक डिडक्टिवली? चलिए भाई बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? देखिए, सोचने के दो तरीके होते हैं, एक होता है निगमनात्मक तरीका, क्या होगा? निगमनात्मक, और एक होता है आगमनात्मक तरीका हो जाएगा भाई। बच्चा दो तरीके से सोच सकता है, एक होता है निगमनात्मक और एक होता है आगमनात्मक। इसको बोलते हैं हम डिडक्टिव और इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो रूल टू एग्जाम्पल की बात करते हैं, और इसके अंतर्गत बात करें तो एग्जाम्पल टू रूल की बात करते हैं। यानी कि जब भी हम सीधा नियम से उदाहरण की ओर बात करेंगे, नियम से उदाहरण की ओर बात करेंगे, तो ऐसा जो सोच है उसको हम निगमनात्मक सोच कहेंगे, डिडक्टिवली मेथड कहेंगे, और जब हम एग्जाम्पल से रूल की ओर बात करेंगे तो हम आगमनात्मक तर्क की बात करेंगे, सोच की बात करेंगे। क्लियर है? तो ये दो तरीके होते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक के। क्लियर है भाई? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं। संवेदी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं थी। चार अवस्थाएं कौन थी? संवेदी गामक अवस्था, इसको बोलते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था, और मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक या फिर इसको निगमनात्मक तर्क की अवस्था भी बोलते हैं, निगमनात्मक तर्क की अवस्था, निगमनात्मक तर्क की अवस्था है जो कि 7 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिडक्टिवली बच्चा कब सोच पाता है, तो फोर्थ जो स्टेज है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें वो डिडक्टिवली सोच पाता है। क्लियर है? अगर यहाँ पर बात करें कंक्रीट ऑपरेशनल की, तो इसमें बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव आ जाता है, यानी कि कंजर्वेशन के पार्ट आ जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें, वो इंद्रियों से सीखता है, इंद्रियों से बहुत उसका विकास होता है और इंद्रियों के अनुसार ही वो अपने कार्यों को करता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो खोज का सिद्धांत जो दिया था, खोज का सिद्धांत, और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है? जीन पियाजे साहब को कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका इस सवाल का सही था। नेक्स्ट देखते हैं, लगाइए इस सवाल का क्या जवाब होगा। काफी बड़ा सवाल है भाई, चलिए फास्टली करेंगे। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। मान लीजिए कि एक गिलास ये था और एक गिलास ये था, दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया था। मान लीजिए इसमें यहां तक दूध है और इसमें भी यहीं तक दूध है। ठीक, दोनों में फिर एक गिलास को दूध को दूसरे अन्य गिलास में डाला गया। इसके दूध को किस में डाल दिया? इसमें डाल दिया, डाला गया, और अपेक्षाकृत लंबा
फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि एक इस वाले गिलास का दूध को हमने इसमें भी डाल दिया मान लीजिए, तो ये कहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक भर जाएगा कुछ। ठीक। अब रीना का मानना है कि गिलास लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा ज्यादा दूध है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। एक बात बताओ, जितना दूध इसमें था उतना ही दूध इसमें होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये कौन से पार्ट का हिस्सा होगा। यहाँ पर बात करें विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववाद, लाक्षणिक प्रकार और काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। देखिए काल्पनिक निगमनात्मक तर्क अगर बच्चे के अंतर्गत है, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत है, यानी कि वो निगमनात्मक तर्क जीन पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में है, और 11 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था के बच्चे के अंतर्गत इस प्रकार की थॉट्स उत्पन्न होते ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा 10 साल का या 12 साल का बच्चा होगा, वो कभी भी इस चीज के ऊपर नहीं लड़ता झगड़ता, आपने देखा होगा। ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें लाक्षणिक प्रकार कुछ नहीं है। जीववाद इसको बोलते हैं एनिमिज्म, एनिज्म, एनिमिज्म। ठीक। जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, ऐसी अवस्था को एनिज्म कहते हैं, जीववादी सोच कहते हैं, जो कि इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा। इसके बाद देखा जाए विकेंद्रीकरण में कठिनाई, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इन डिफिकल्टी इन डिसेंटर, ऐसे बोल सकते हैं, डिफिकल्टी इन डिसेंटर। तो ये वाली जो अवस्था ही होगी, यही इसका सवाल का सही जवाब हो जाएगा, डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग। क्लियर। तो ये जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है, वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है, ये आपको बताना है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की बात की थी। हालांकि ये सारे के सारे लॉरेंस कोलबर्ग के ही पार्ट हैं, लेकिन इनमें से कौन सा पार्ट होगा जो केवल ये बोलता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यानी कि जो सामाजिक क्रम व्यवस्था है, सामाजिक क्रम व्यवस्था है उसको, तो सोशल ऑर्डरिंग मेंटेनिंग ओरिएंटेशन जो है उसको समाज ही निर्धारित करेगा, ऐसा इसमें मानना है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की यहाँ पर बात ही नहीं है, आज्ञा पालन दंड की बात यहाँ पर है ही नहीं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात, यूनिवर्सल कुछ ट्रुथ की बात है ही नहीं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की यहाँ पर कोई बात है नहीं। तो थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट। जहाँ कुछ समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा जरूर। नेक्स्ट है लेव वैगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाण प्रदान करने के लिए कौन सा तरीका सही है। देखिए एक वर्ड है पाण। ठीक। चलिए मैं यहां समझा देता हूं। एक वर्ड है पाण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जब भी आप किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम ही सिखा रहे हैं बच्चे को, जब पाइथागोरस थ्योरम सिखा रहे हैं तो उसको डिफिकल्टी आ रही है सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर, तो आप उसको बीच बीच में क्या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, या फिर उसको आप संकेत दे रहे हैं कि बेटा ऐसे कर सकते हैं, और संकेत दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, आप उसे इशारे करके बता रहे हैं। तो जब भी बीच बीच में जो सहायता दी जाती है, यानी कि क्या दी जाती है, हेल्प जो दी जाती है किसी भी चीज को सिखाने में, बीच बीच में दी जाने वाली हिंट, हेल्प, इशारे, संकेत, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, यही क्या होता है आपका स्कैफोल्डिंग होता है। तो लेव वैगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाण को प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन देखेंगे, उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, ऐसी कुछ बात देखने को यहाँ पर मिल ही नहीं रही है भाई। ठीक। सही जवाबों के लिए उपयुक्त पुरस्कार देना, पुरस्कार से तो बच्चा बिगड़ जाएगा, पुरस्कार देना सही है, ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन का हिस्सा है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन का हिस्सा तो फिर भी नहीं है, लेकिन पुरस्कार देने की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर संकेत या इशारे देना, देखिए मैंने जो बात कही वही निकला ना,
वही निकला ना। मैंने क्या कहा था, जरूरत पड़ने पर आप बच्चे को संकेत दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, आप हिंट दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बीच बीच में, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्कैप होल्डिंग यानी कि पार्ट का हिस्सा होगी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मेरे भाई। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने जो बात की थी वो किसकी बात की थी? समाज की बात की थी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात की थी। तो सामाजिक चीजों की इन्होंने बात की थी, समाज की बात की थी लेव वाइगोत्स्की ने। अगर बात करें कोलबर्ग की, तो कोलबर्ग ने किसकी बात की थी? कोलबर्ग, कोलबर्ग की बात करें तो ये नैतिक विकास के सिद्धांतों की बात की थी। किसकी बात की थी? नैतिक विकास के सिद्धांतों की बात की थी। और जीन पियाजे साहब की बात करें, अगर जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की थी। संज्ञान की बात की थी किसने? जीन पियाजे ने। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की थी। और समाज की बात की थी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात की थी बच्चों के विकास में, तो वो बात की थी किसने? लेव वाइगोत्स्की ने की थी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने किसको बढ़ावा दिया था? कंठस्थ स्मरण एवं अत्यधिक जोर, कभी भी रोट मेमोराइजेशन पर तो उन्होंने कभी फोकस किया ही नहीं था। ठीक, उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज के थ्रू सीखता है, बच्चा समाज से सीखता है, इंटरेक्शन करके सीखता है, समाज में वातावरण में जब वो बच्चा पहुंचता है तो वह वहां पर सीखता है। तो कंटेस्ट करने की तो बात है ही नहीं, जब भी ऑप्शन देखे गलत लगा दो। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये तो बिल्कुल गलत है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र की यहाँ बात नहीं है, एग्जाम सेंट्रिक पेडागोगी की बात नहीं है। स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम, देखिए स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम का होता है, स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी पाठ्यक्रम के अंदर आपकी होनी चाहिए, करिकुलम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिंग लर्निंग। कोलैबोरेटिंग वर्ड ही आपके आंसर को डिफाइन कर दे रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये वर्ड ही इतना पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट लगाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्नर्स आर व्यूड एज। देखिए प्रगतिशील कक्षा की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, किसकी बात करें? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो इसकी बात जो की थी वो किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। किसने की थी? जॉन डीवी साहब ने की थी, प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी। अब यहाँ पर देखेंगे एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता कौन होता है? अधिगमकर्ता होता है सीखने वाला। कौन होता है? सीखने वाला। वर्ड्स को समझिए, अधिगमकर्ता होता है सीखने वाला। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझाया जाता है? तो ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। बच्चे को हम निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं मान सकते, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चा जहां भी पार्टिसिपेट करे अपना एक 100% देने का प्रयास करे। ठीक, तभी तो बात की जाती है एबीएल की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की जाती है। ये एनसीएफ के अंदर भी इसके अंतर्गत बात की गई है, एनईपी 2020 के अंदर भी इसकी बात की गई है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को कराइए। तो निष्क्रिय की तो बात ही नहीं है। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी, बहुत अच्छा लिखा, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल तो गलती कर देगा। व्याख्यान विधि ओल्डेस्ट मेथड है, इसकी तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसे मेथड का जो लेक्चर मेथड हो। बच्चों को आप क्लास में आए लेक्चर दे के चले गए, ऐसे मेथड का कोई भी फायदा नहीं है। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण, असक्षम, असक्षम नहीं कर दिया, गड़बड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, लगाइए क्या होगा। रजनी इज रियली गुड एट क्रिएटिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीन ऑब्जेक्ट्स एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज सी एग्जिबिटिंग? रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है? चलिए भाई बताइए इसके बारे में। भाषाई बुद्धि होगी, संगीतमय बुद्धि, स्थानिक या अंतर्वैयक्तिक?
अंतर वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। देखिए, अगर यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर की बात की जाए, हॉवर्ड गार्डनर की, हॉवर्ड गार्डनर की बात की जाए तो हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार बताए थे? इन्होंने बोला था कि जो बुद्धि होती है वो कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की बुद्धि होती है। कितने प्रकार की बुद्धि होती है? 8 प्रकार की बुद्धि होती है। मैं आपको बता देता हूँ 8 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धियां आपकी होती हैं। अगर 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम शाब्दिक भाषाई बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? शाब्दिक भाषाई बुद्धि कहते हैं। दूसरी होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम तार्किक गणितीय बुद्धि के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। चौथी होती है शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसे बॉडीली कैस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। पांचवी होती है आपकी संगीतमय बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं। छठवीं होती है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल होती है। और सातवीं होती है इंट्रापर्सनल, जिसे हम अंतः वैयक्तिक बोलते हैं। और आठवीं होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं आपके? 8 प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए, मानसिक चित्रण की बात करें, मानसिक चित्रण की बात करें और परिवर्तन में बहुत कुशल है, वस्तुओं के द्वारा, देखी गई वस्तुओं के द्वारा। तो इसका मतलब ये क्या है? उसकी स्थानिक बुद्धि बहुत ही ज्यादा तेज है। क्या है? स्थानिक बुद्धि को ये दर्शाती है। यहाँ अगर बात करें बाकी के 1 मिनट, यहाँ अगर हम बात करें बाकी के पॉइंट्स पर, तो बाकी के पॉइंट्स पर देख लीजिए ये क्या है चक्कर। इस भाषा की बात करें तो अगर हम बात करें कवि की, तो अगर कोई कवि होगा तो उसके अंदर भाषाई बुद्धि होगी। अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ वकील भी आ सकता है आपका। ठीक है। संगीत में बात करें तो भाई साहब याद कर लीजिए, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, ये सब किसके होंगे? संगीत में बुद्धि होगी। स्थानिक बुद्धि में मानचित्र की बात की जाएगी, चित्रण की बात की जाएगी, स्थान की बात की जाएगी। ठीक, तो ये स्थानिक बुद्धि होगी। क्लियर है? एक है अंतर्वैयक्तिक और एक है अंतरावैयक्तिक। इसके लिए मैं आपको किसी स्पेशल वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा इसके बारे में, या फिर सवाल ही आ जाएगा तभी हम डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलिए नेक्स्ट, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। भाई साहब, भाषा और संज्ञान दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। भाषा और संज्ञान, बिना भाषा के संज्ञान का आना, बिना संज्ञान के भाषा का आना संभव ही नहीं है एक तरीके से। क्लियर है? तो ये तो आपका गलती हो जाएगा। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है। जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कॉजेज लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा तो नहीं है। कौटिल्य का नाम तो आपने सुना होगा। अभी कितने साल का है? लगभग 10-12 साल का होगा। लेकिन उससे भी पहले जब वो 7-8 साल का था, शायद अब तो 10-12 साल से ऊपर हो गया होगा। ठीक, लेकिन जब 7-8 साल का था तब भी उसकी इंटेलिजेंस थी, वो अपने आप में ही गजब की थी। ठीक, मतलब उसके आईक्यू लेवल की बात करें तो ऐसे बच्चे के आईक्यू लेवल 140 प्लस के करीब होती है, लगभग 140 प्लस के करीब उसका आईक्यू लेवल होगा। ठीक, तो जैविक परिपक्वता का तो फिर वहां पार्टी नहीं है। आज की डेट में तो वो 10-12 साल का है, थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है। तो जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, ऐसा तो नहीं है सरकार। फिर हर एक बच्चा बोलना चाहिए। अगर 5 साल का लड़का 5 साल का एक लड़का अगर हिंदी बोलने वाला लड़का इंग्लिश बोल पाता है तो प्रत्येक लड़के को बोलना चाहिए। तो बायोलॉजिकल जो आपका मैच्योरेशन है वो कॉजेज लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, ऐसा तो कहना गलत है। नेक्स्ट है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। काफी अच्छा वर्ड लिखा है, सुसाधित करती है।
फैसिलिएट वर्ड जब भी दिख जाए तो ये मान लीजिए आपके आंसर का होना 99% चांसेस बन जाते हैं आपके आंसर के। तो भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, संज्ञान भाषा को सुसाधित करता है, हम ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है भाषाई अभिव्यक्ति के लिए हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो गलत बात है भाई, संज्ञान में देरी क्यों आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। जेंडर इज, जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। देखिए जेंडर की बात करें, आज की डेट में समाज के अंदर ऐसी दुर्भावनाएं आज भी ऐसी पैदा हो चुकी हैं और पहले से हैं कि बोलते हैं कि जो लड़का है ये तो करेगा भाई नौकरी, और जो लड़की है ये घर का काम संभालेगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू लगाएगी, खाना यही बनाएगी। तो लड़की के लिए ये सारे के सारे कार्य आज भी थोपे जा चुके हैं। ठीक, लड़के के लिए ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में देखा जाए, मतलब मैं हर 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज आज भी आपको गाँव में देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो लड़की जॉब नहीं करेगी, लड़का ही जॉब करेगा। तो ये क्या है, समाज के द्वारा अपने खुद के नियम बनाए गए हैं, समाज के द्वारा ही ये सारे के सारे नियम बनाए गए हैं। तो जेंडर क्या करता है, जेंडर वाइज को यहाँ पर शो करता है। तो ये क्या है, एक ऐसी अस्मिता है, एक ऐसी आइडेंटिटी बोल सकते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। बाकी यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जेंडर वाइज के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता के लिए बोल सकते हो, जेंडर पक्षपात के लिए बोल सकते हो, तो इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो है समाज। नेक्स्ट इसके ऑप्शन है, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। भाई साहब ऐसा नहीं होता, गर्भधारण के पूर्व से ही निर्धारित थोड़ी होता है। ठीक, एक जन्मजात जैविक गुण है, ये हम लोगों के द्वारा बनाए गए, हमारे समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं जो कि गलत हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये जैविक गुण तो है ही नहीं। सामाजिकरण संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है तभी तो ये सारे के सारे जेंडर वाइज देखने को मिलते हैं आपको। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए भाई लगाइए। विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन है। लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है ये तो। हैविंग अ डाइवर्स करिकुलम विद चिल्ड्रन फ्रॉम अ varied social, economic and cultural background enriches the learning experience of all students. This statement, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में, ऐसी कक्षा को हम क्या बोलेंगे, समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, यानी कि ऐसी कक्षा को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम कहेंगे। पहली बात तो ये, विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। अगर विभिन्न समाज के बच्चे आएंगे, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे और एक ही क्लासरूम के अंतर्गत आएंगे, तो वो अपने अनुभवों को खुद भी आपस में बांट सकेंगे, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकेंगे। ठीक, तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। गलत है, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, पढ़ना ही नहीं आगे। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ कई कौशल सीखते हैं, बात अच्छी है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। कभी भी आप क्लासरूम को रैंकिंग नहीं करेंगे, लेवलिंग नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, क्लासरूम का पृथकीकरण नहीं करेंगे, अलगाव की भावना वहां पैदा नहीं करेंगे, प्रतिस्पर्धा आप वहां पर पैदा नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए तीनों। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी, असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल, स्टैंडर्डाइज, नॉर्म रेफरेंस्ड, टीचर ओरिएंटेड। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, लगाइए क्या होगा।
देखिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, दो प्रकार की लर्निंग होती है। एक होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दो प्रकार की लर्निंग आपको देखने को मिलेगी, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होगा वो कैसा होगा, मूल्यांकन जो होगा वो क्या होगा, संदर्भित होगा। कभी भी मानकीकृत मूल्यांकन हम नहीं करते हैं, मानदंड संदर्भित नहीं करते, अध्यापक अभिमुखी नहीं करते, टीचर ओरिएंटेड तो कभी कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन ये सबसे भद्दा माना जाता है कि टीचर ओरिएंटेड अगर है, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज है तो भी गलत है, मानदंड संदर्भित है तो भी गलत है। संदर्भित होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, लास्ट सवाल आज की वीडियो का। क्वेश्चन है, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? सृजनात्मक, क्रिएटिव, इनोवेटिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे के सारे वर्ड बहुत अच्छे वर्ड हैं। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? तो बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करना, सृजनात्मक सोच के अंतर्गत क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत, इनोवेटिव थिंकिंग के अंतर्गत कभी भी आप कंठस्थ याद करने की बात तो करेंगे नहीं। किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी चिंतन, देखिए दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। ठीक, ये होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी होती है। अगर अपसारी चिंतन की बात होती है तो ये बिल्कुल सही है। अपसारी चिंतन के अंतर्गत बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व करता है, जबकि अपसारी चिंतन के अंतर्गत एक ही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करता है। ठीक, क्लियर है? तो अभिसारी चिंतन तो होगा ही नहीं। प्रकारात्मक, स्थिरता को पुरस्कृत करना गलत है, स्थिरता को भी पुरस्कृत करोगे भैया। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो, तो ये भी गलत है। तो बड़े बड़े नहीं, ये तो गलत ही हो गया, ये सही है भाई। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी इनोवेटिव, अभी मैं बोल रहा था, समाधान खोजने की जरूरत है। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड सर्च फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव, जब भी आप क्या करोगे, सृजनात्मक चिंतन की बात करोगे, सृजनात्मक सोच की बात करोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ओर जाना पड़ेगा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ओर जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप क्रिएटिव क्लासरूम को बढ़ावा एक तरीके से दे रहे हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको तो अच्छा लगा ही होगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर क्लास को लेते रहिए, क्लास लेते रहिए और फायदा उठाइए भाई। प्रीवियस ईयर के पेपर कौन कराएगा आपको? कोई भी नहीं कराएगा, सारे के सारे सब अपने अपने बैच लॉन्च करने में लगे पड़े हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है कि 100%, यहाँ से आप ये मान लीजिए 90% आपके पेपर में छपने वाला है, 10% आएगा वो भी हम आपको करा देंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।